देखिए मिस्टर अधिकारी, यहाँ तमाम लोग हमारे इनविटेशन पर आए हैं। ये हमारे मेहमान हैं, हमारे मुलाजिम नहीं। अगर ये हमारे मुलाजिम नहीं तो हम भी किसी के मुलाजिम नहीं हैं। अगर ये यहाँ हैं तो हर मेहमान की इज्जत उसके अपने हाथ में है। अगर कोई हमारे बारे में बात करेगा तो उसे हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि क्या कहा जाए और क्या सुना जाए, लेकिन कहने वाले ये अच्छी तरह से सोच ले कि ये ऑब्जेक्शन निराधार नहीं है। मिस्टर चौहान, इस चेहरे को मैं अच्छी तरह से पहचानती हूँ और मैं इन जैसे चेहरों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे अधिकारी, तुम क्या मुझे जानोगे जब तुम्हारा खुद का चेहरा इतना दागदार है। मिस्टर चौहान, ये वही चेहरे हैं जिसकी वजह से हमारा समाज दूषित हो रहा है। ये वही चेहरे हैं जिसकी वजह से औरतों का सम्मान खतरे में है। अगर आप इसे चेयरमैन बनाएंगे ना तो इस पोस्ट की बेइज्जती करेंगे आप। मिस्टर अजीत, यहाँ किसी को कोई हक नहीं है कि वो मिस्टर अधिकारी के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले। काश मुझे मौका मिलता, मैं सिर्फ इसके कैरेक्टर पर नहीं, इसके चेहरे पर भी कीचड़ उछालती। Too much. It's too much, मिस्टर अजीत। मिस्टर अजीत, अब तो हद हो चुकी है। मैं मिस्टर अधिकारी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए मिस्टर ठाकुर, ये मौका पर्सनल बातों में उलझने का नहीं है। हम ये मीटिंग यहाँ इसलिए बुलवाए हैं क्योंकि हमें एक मौका मिला है कि हम अपने देश की सुंदर वस्त्र कला को दुनिया के कोने कोने में फैलाएं, उसे उसका मुकाम दिलवाएं। हम ये मीटिंग को एक पर्सनल ग्रजेस और पॉलिटिक्स का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। आप लोग बैठ सकते हैं, प्लीज। देखिए मिस प्रगति श्रीवास्तव, मैं आपको अपनी तरफ से पूरा यकीन दिलाता हूं कि इस कमेटी में कोई फेवरेटिज्म नहीं होगी। हर चीज आपके सामने बिल्कुल क्लियर होगी और आप इस कमेटी से अपना नाम वापस लेकर हमें मायूस और नाउम्मीद नहीं करेंगे। आइंदा अगर आपको कोई भी फेवरेटिज्म नजर आए या महसूस हो तो आप बेशक अपना नाम वापस ले सकती हैं, बट मैं चाहता हूं कि आप हमें सिर्फ एक मौका दें। ठीक है, आपकी बात रखते हुए और इस काउंसिल का मान रखते हुए मैं इस कमेटी में शामिल हूँ। थैंक यू सो मच मिस प्रगति। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की हम मीटिंग यहीं खत्म करते हैं और अगली मीटिंग कहाँ और किस वक्त होगी ये आपको खबर दी जाएगी। ओके देन, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी जी, मैं दरअसल वो ऑफिस का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा हो गया था कि मैं आपसे कुछ कह नहीं पाया। आप क्या कहना चाहते हैं? वहां तो मैं एक ऑफिसर होने के नाते आपसे कहा, लेकिन यहाँ किस नाते से मैं आपसे कहूँ। चलिए मैं आपको एक हिंदुस्तानी होने के नाते कहता हूँ। प्रगति जी, पिछले जनवरी में अमेरिका में था और वहां मैंने बड़े बड़े स्टोर्स में प्रगति क्रिएशंस के डिजाइन देखे थे, जिससे मेरा ध्यान प्रगति क्रिएशंस की ओर मुड़ा। सच पूछे तो ये अवार्ड की प्रेरणा भी मुझे उसी से मिली है। थैंक यू। प्रगति जी, आप मिस्टर अधिकारी से क्यों नाराज है ये तो मैं नहीं जानता। हो सकता है आप में इसकी आपसी रंजिश हो, लेकिन आपकी शिकायत में सच्चाई की ऐसी तेज आग थी जिसकी तपिश को मैंने महसूस किया। मिस्टर चौहान, सच पूछा जाए तो उस वक्त मैं इतनी नाराज थी कि उस मीटिंग से उठकर मैं चली जाती, लेकिन आपकी मेहनत और आपकी सिंसेरिटी को देखकर मैंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपके प्रोग्राम में कोई रुकावट आए, कोई प्रॉब्लम आए। थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। चलिए मैं आज आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे काउंसिल में जितने मेंबर्स हैं उनकी मालूमात हासिल करने की पूरी कोशिश करूँगा। दरअसल मैं ये अवार्ड इसलिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ताकि हम अपने देश की कला को बढ़ावा दें। फैशन शोज का मतलब डिजाइन की पब्लिसिटी होगा, जिस्मों का नहीं। मैं इस शो से किसी औरत को अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं हमेशा औरतों की इज्जत करता हूँ। खैर, इस मामले में मैं आपसे किसी दिन फुर्सत से बैठकर बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे वक्त दें तो।
मिस्टर चौहान, मेरी जिंदगी की पूरी लड़ाई औरतों के सम्मान और अधिकारों के लिए है। मैं उन लोगों से नफरत करती हूँ जो औरतों को एक बिकाऊ चीज समझते हैं। आप जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू। तो मैं आपको बहुत जल्द कांटेक्ट करूंगा। ओके, मैं चलती हूँ। ओके। ये सब क्या हो रहा है? एक मामूली सी लड़की की इतनी जुर्रत। विनोद बेटे, क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, अब वो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर ही बन गई है। लेकिन जिस तरह से उसने अधिकारी साहब के चेयरमैन बनने पर एतराज किया बाबूजी, जी करता था कि मैं उसका दड़ा दबाकर वहीं मार डालूं। क्या ठाकुर साहब, उसने तो ये भी कह दिया कि अगर उसका बस चलता तो वो मेरे मुंह पे कीचड़ उछालती, और वो नया ऑफिसर उसका साथ दे रहा था। यहां तक कि उसको मनाते मनाते वो बाहर तक आ गया। अधिकारी साहब, बड़े ही ताज्जुब की बात है। हम तो उस दिन को याद करते हैं जब वो और उसकी मां हमारे घर में जूठे बर्तन धोया करती थी, हमारे कपड़े धोती थी, झाड़ू लगाती थी, यहां तक कि हमारा जूठा खाती थी। लेकिन हवेली छोड़ने के बाद न जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि आज उसके पास सब कुछ है, धन दौलत शौहरत पैसा सब कुछ। आज वो प्रगति क्रिएशन की मालिक है। उसका माल हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने लगा है। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और ट्रेड और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने दोनों ने मिलकर डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड देने की स्कीम बनाई है। और मैं जानता हूं कि प्रगति इस अवार्ड को पाने के लिए जी जान से कोशिश करेगी। इसीलिए तो उसने मेरे नाम पर ऑब्जेक्शन लिया। जब तक मैं सिलेक्शन कमेटी में रहूंगा वो ये अवार्ड कभी हासिल नहीं कर। अधिकारी साहब, आपको इस कमेटी से कोई नहीं हटा सकता। तुम बहुत भोले हो विनोद, बहुत भोले हो। ये तो कह दिया कि मुझे कमेटी से कोई नहीं हटा सकता, पर तुमने प्रगति की गतिविधियां देखी? हम सबसे झगड़ा करके उसने औरतों के सम्मान की सुनवाई के लिए उस ऑफिसर को बड़े प्यार से अपने कब्जे में कर लिया। और मेरी तजुर्बेकार नजरें ये देख रही हैं कि वो ऑफिसर उसकी बातों से बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उस पे लट्टू हो रहा है। हाँ, अपने जाल में फंसाने का गुर प्रगति को अच्छी तरह। ठाकुर साहब, मुझे डर है कि कहीं मेंबर्स को अपनी तरफ खींचकर वो मेरा पत्ता ना काट दे। ये मेरे लिए बड़ी शर्मनाक और बेइज्जती की बात है। अधिकारी साहब, इसमें सिर्फ आपकी नहीं हमारे बेटे विनोद की भी बेइज्जती होगी। और ये बेइज्जती उस दिन चरम सीमा को छू लेगी जिस दिन प्रगति को डिजाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल जाएगा। नहीं बाबूजी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। विनोद बेटे, अगर ऐसा हो गया तो प्रगति क्रिएशन इंटरनेशनल में तब्दील हो जाएगा। वो कमबख्त हाथ पांव फैलाना अच्छी तरह से जानती है। अगर उसे उंगली पकड़ने को मिल गई तो वो हाथ पकड़ने में देरी नहीं लगाएगी। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? कैसे हो सकता है? क्योंकि इस खेल में मैं भी शामिल हूं। बहुत से स्टेज शोज होंगे, बहुत से फैशन शोज होंगे, एक से एक बढ़ के मॉडल स्टेज के ऊपर नए से नए डिजाइन में आएगा। फिर हम एक स्पेशल शो ऑर्गेनाइज करेंगे। स्पेशल शो? स्पेशल शो जिसमें रंगमंच पर प्रगति का वस्त्र हरण होगा। एक एक करके उसके कपड़े उतारे जाएंगे। तब तक जब तक उसे सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है, और वो कपड़ा होगा कफन का कपड़ा।
कन्या, आज दरबार में तुम्हारी पेशी है। इधर उधर क्या देख रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? किस दरबार की बात कर रहे हैं आप लोग? इस कॉलेज में सिर्फ एक ही गुरु स्वामी है जिनका दरबार लगता है और सबको उस दरबार में पेश होना पड़ता है। मगर मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। हाँ, इसका जवाब तुम्हें गुरु स्वामी ही देंगे। हमें तो बस तुम्हें दरबार में पेश करने का हुक्म मिला है। चलो। कहाँ? अरे कहाँ ना, दरबार में चलो। अपराधी हाजिर है गुरु स्वामी। नाम क्या है उसका? अपराधी का नाम दीपाली अवस्थी है गुरु स्वामी। दीपाली अवस्थी। दीपाली, आजकल तुम गौरव के साथ बहुत मेलजोल पढ़ा रही हो। What do you mean? डोंट क्वेश्चन मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि गौरव का कोई दोस्त हो, हमदर्द हो, कोई चमचा हो। इन सब चीजों का हकदार मैं, राकेश ग्रोवर। मगर तुम कौन होते हो मेरे प्राइवेट मैटर में बोलने वाले? ये मेरी मर्जी है, मैं जिससे चाहे दोस्ती करूं, जिससे चाहे बात करूं। मुझे यही चीज बर्दाश्त नहीं होती। दीपाली, इसे धमकी समझो या चेतावनी, इस कॉलेज में जो मैं चाहता हूं वही होगा और जो मैं नहीं चाहता वही होगा। और वैसे भी वक्त बहुत खराब है और ऐसे वक्त में तुम्हारे काम सिर्फ एक इंसान आ सकता है, वो है राकेश ग्रोवर। गौरव श्रीवास्तव नहीं। और मैंने ये बात इशारे में की है, समझ लेना। दीपाली, क्या बात क्या है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इतनी घबराई क्यों लग रही है? हाँ गौरव, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का? राकेश ग्रोवर ने मुझे धमकी दी है। धमकी? तुम्हें? वो ये कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती ना रखूं, तुमसे मेल जोल ना बढ़ाऊं। क्या? हाँ गौरव, वो चाहता है कि तुम कॉलेज में बिल्कुल अकेले रह जाओ, तुम्हारा कोई दोस्त ना रहे, कोई हमदर्द ना रहे। पर गौरव, वो कौन होता है हम पे हुक्म चलाने वाला? ये तो हमारी मर्जी है ना कि हम जिससे चाहे दोस्ती करें, जिससे चाहे बात करें। दीपाली, मैं राकेश ग्रोवर जैसे लोगों की परवाह नहीं करता। माना कि कॉलेज में सब लोग उससे डरते हैं, उसने मुझ पे भी तो जोर आजमाई की कोशिश की, मगर क्या हो गया? मुंह की खानी पड़ी उसे। अगर दोबारा उसने मुझसे उलझने की कोशिश की। नहीं गौरव, नहीं, तुम मुझसे मत उलझो, वो अच्छा लड़का नहीं है। बुराई से डरोगी तो बुराई और डराएगी। गौरव, तुम नहीं जानते राकेश ग्रोवर जैसे लड़कों को, जिनकी इस कॉलेज में धाक है। उससे स्टूडेंट्स ही नहीं, प्रोफेसर्स भी डरते हैं। तुमने उसे एक बार हरा दिया ना, वो ये बात अपने दिल में रखेगा और मौका मिलते ही तुमसे बदला लेगा। देखो दीपाली, इतने बड़े कॉलेज में हजारों स्टूडेंट्स आते हैं और राकेश ग्रोवर जैसे लोगों की तादाद एकदम कम होती है।
हाँ, अगर तुम सब लोग मिलकर ये फैसला करो कि उसे कॉलेज में घुसने ना दें, तो वो एक दिन भी कॉलेज में घुस नहीं सकता है। प्रॉब्लम है कि सब लोग तो उससे डरते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि तुम अभी मुझसे बात करोगी या नहीं? मैं तुमसे बात करूंगी गौरव। और अगर उस राकेश ग्रोवर ने तुम्हें मुझसे बात करते देख लिया तो? क्या कर लेगा वो? देखो दीपाली, सभी लोग जानते हैं कि उस कॉलेज का कितना बड़ा गुंडा है। मैंने तो उसका मुकाबला कर लिया और फिर कर लूंगा, क्योंकि मैं लड़का हूं। मगर तुम लड़की हो, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी। नहीं गौरव, मैं उसका मुकाबला करूंगी। इतनी ताकत है तुम में? तुम ही ने तो बताया था अपनी प्रगति दीदी के बारे में कि उनकी आंखों के सामने बड़े बड़े तूफान नहीं ठहर सकते। गौरव, ताकत औरत के हाथों में नहीं, उसकी आंखों में होती है। तुम्हारी आंखों में अब शक्ति की झलक नजर आ रही है। अब राकेश ग्रोवर तो क्या, उसका बाप भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं पाएगा। लगता है प्रगति दीदी से मिलने के बाद वही शक्ति तुम में भी आ गई है। सच गौरव, प्रगति दीदी रियली हैज अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। मतलब अब तुम वो ग्रोवर लड़के की तो छुट्टी कर दोगी? ये डिजाइन कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छा है। और ये भी, हाँ, ये हम लेमन में बनाने वाले हैं। अच्छा लगेगा। प्रगति, वैसे मैं कुछ कहने आई हूँ। कहो। क्या है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, तो मन बड़ा अशांत हो गया था। ये लगता था कि ये संकट तुम पर से कैसे टलेगा। तब मैं मंदिर गई थी और मैंने भगवान से ये प्रार्थना की थी कि वो तुम्हें इस संकट से बाहर निकाले। और भगवान ने तुम्हारी सुन ली, सारे संकट दूर हो गए। अच्छा ये बता, तूने भगवान से सिर्फ मेरे लिए मांगा, अपने लिए कुछ नहीं मांगा? अरे हमारा सब कुछ तो तुम्हारे दम से है। और मैं अकेले ही नहीं, इस फैक्ट्री से जुड़ी हुई जितने भी लोग हैं, उनके सबकी आशा तुमसे है। प्रगति नाम के दीपक से हमारी दुनिया में उजाला है। फिर मैं अपने लिए क्या मांगती? तुम्हारे लिए मांग के मैंने अपने लिए और सबके लिए सब कुछ मांग लिया है। अंजू, तुम लोगों के दिलों में मेरे लिए ये जो प्यार है ना, इसे देखकर मुझे जीने का एक नया हौसला मिलता है। जब भी मैं उदासी से घिर जाती हूँ, जब मैं अपने आप को कमजोर समझने लगती हूँ ना, तो मैं तुम लोगों की तरफ देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तो अकेली हूँ ही नहीं, मेरे इतने सारे हाथ हैं। और फिर वो टूटी हुई आशाएं जुड़ जाती हैं, वो खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है और फिर मैं एक बार फिर शक्तिशाली बन जाती हूँ। तुम लोग मुझे दीपक समझती हो ना, तो इस दीपक का ईंधन तो तुम लोग हो। ये अगर दीपक जल रहा है तो तुम लोगों की वजह से जल रहा है। प्रगति, मैंने भगवान से मन्नत मानी थी कि मैं तुम्हें लेकर मंदिर जाऊंगी। भगवान ने मेरी विनती की तो लाज रख ली। अब मुझे भगवान को दिया हुआ वचन पूरा करना है। तुम्हें साथ लेकर जाना है उनके पास। इसका मतलब है कि मुझे तुम लोगों के दिलों में मेरे लिए ये जो प्यार है ना, इसे देखकर मुझे जीने का एक नया हौसला मिलता है। जब भी मैं उदासी से घिर जाती हूँ, जब मैं अपने आप को कमजोर समझने लगती हूँ ना, तो मैं तुम लोगों की तरफ देखती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि मैं तो अकेली हूँ ही नहीं, मेरे इतने सारे हाथ हैं। और फिर वो टूटी हुई आशाएं जुड़ जाती हैं, वो खोई हुई शक्ति वापस आ जाती है और फिर मैं एक बार फिर शक्तिशाली बन जाती हूँ। तुम लोग मुझे दीपक समझती हो ना, तो
तो इस दीपक का ईंधन तो तुम लोग हो। ये अगर दीपक जल रहा है तो तुम लोगों की वजह से जल रहा है। प्रगति, मैंने भगवान से मन्नत मानी थी कि मैं तुम्हें लेकर मंदिर जाऊंगी। भगवान ने मेरी विनती की तो लाज रख ली। अब मुझे भगवान को दिया हुआ वचन पूरा करना है। तुम्हें साथ लेकर जाना है उनके पास। इसका मतलब है कि मुझे मंदिर आना पड़ेगा। हाँ, तुम्हें मंदिर जाने के लिए थोड़ा समय तो निकलना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे मैं तो मानती हूँ कि कर्म ही ईश्वर होता है, और ये भी मानती हूँ कि ईश्वर इंसान में होता है, इसलिए मंदिर जाने की आवश्यकता तो है ही नहीं। प्रगति, मंदिर जाने की भी आवश्यकता है। भगवान जब अपने भक्तों को सामने देखता है, उनकी पीड़ा को सुनता है, तो उसका भी हृदय भर आता है और वो प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लेता है। हाँ, उसकी दया का सागर जोश में आ जाता है अपने भक्तों को अपने सामने पाकर। इसका मतलब है कि मुझे मंदिर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, कब चलना चाहती हो तुम? तुम बताओ कब चलना चाहते हो? नेक काम में देरी क्या, अभी चलते? हाँ, सच? सच। ये ऑफिस के काम तो होते ही रहेंगे, ये सबसे जरूरी काम। चलो चलो। माँ, तुमसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तुमने बिगड़े काम बनाए हैं, निराशाओं को आशाओं में बदला है, सारे संकटों से निकाला है माँ। बस ऐसी कृपा बनाए रखना। माँ, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हारी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। तुम शक्तिहीन को शक्ति देती हो, निर्बल को बल देती हो। मुझे भी शक्ति दो माँ। चल अंशु। लो बाबा, लो। हाथ क्यों रोक लिया बेटी? मुझे भीख दो बेटी, मुझे भीख दो। मैं 2 दिन से भूखा हूँ बेटी। भूख ने मुझे इतना तड़पा दिया बेटी कि मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा, इसलिए यहाँ आकर बैठ गया हूँ मैं। पर आपके ये हालत? भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दी है बेटी। मैं लालच में सब कुछ भूल गया था बेटी, रिश्ते नाते भूल गया था। मैं तो तुझे अपने मतलब के लिए फांसी पर चढ़ाना चाहता था ना। देख देख मेरी हालत, भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है बेटी। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ये सब तेरी बद्दुआ का असर है बेटी। बेटी, मेरी प्रार्थना है, तू मुझे माफ कर दे बेटी, तू मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। नहीं बाबूजी, नहीं। क्या कर रहे हैं आप? उठिए, उठिए बाबूजी। बाबूजी, जो कुछ भी आपने किया था उसकी सजा भगवान आपको दे चुके हैं। हाँ बेटी, लेकिन जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगी तब तक भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा बेटी, नहीं करेगा। मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली? कौन होती हूँ मैं? फिर भी अगर आप ये समझते हैं कि मेरे माफ कर देने से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे तो मैं आपको माफ करती हूँ बाबूजी। बेटी, माफ करती हूँ। तूने मुझे माफ कर दिया, तूने मुझे माफ कर दिया बेटी। अब मैं चैन की मौत मर सकूंगा बेटी। हाँ, अब मैं चैन की मौत मर सकूंगा। नहीं बाबूजी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं बेटी, मैं इस लायक नहीं हूँ। नहीं बाबूजी, नहीं। मैं तो पिछली बातों को भुला चुकी हूँ, उस जिंदगी को भी भुला चुकी हूँ मैं। अब एक नई जिंदगी शुरू की है बाबूजी। माना कि आपने मेरे साथ बुरा सलूक किया था, पर उसकी सजा भी तो अब भुगत चुके हैं। मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती बाबूजी, नहीं देख सकती। वाह अंजू, वाह। बेटी, मैंने सुना था जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।
लेकिन तुम जिस तरह से अंजू की जिंदगी में आई हो और उसकी जिंदगी बदल दी, उससे तो यह साबित होता है कि भगवान खुद तुम्हारे रूप में आया है। हाँ, तुम जैसे लोगों पर दया करना तो मजलूमों पर जुल्म ढाने के बराबर है। एक मजबूर और मासूम लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर तुम्हारे घर आई थी, बहू बनकर, लेकिन तुमने उसके साथ क्या सुलूक किया? तुमने उस निर्दोष को उसके सुहाग की दुहाई देकर उसके पति के किए हुए खून का इल्जाम अपने सर लेने पर मजबूर किया। ये तो इस औरत की पवित्रता थी कि इसने हंसते हंसते ये इल्जाम अपने सर ले लिया। इसने 7 साल की जेल की सजा भी काटी अपना कर्तव्य समझकर, और 7 साल की सजा के बाद जब वो घर वापस लौटी तो उसे गले लगाने के बजाय तुमने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। जो सजा तुम्हें आज मिल रही है ना, तुम इसके हकदार हो। ये तो सबक है उन लोगों के लिए जो अपने बहुओं को मारते हैं, जलाते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। किसी को तुम पर दया नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं अंजू को नहीं रोकूंगी, क्योंकि भगवान ने इसकी अच्छाई, इसकी सच्चाई के बदले में इसकी जान बख्श दी है। एक नजर तुम अपने ऊपर डालो और एक नजर तुम इस देवी पर डालो, जिसने तुम्हारे सारे अत्याचारों को भुलाकर तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हारे लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि पूरी जिंदगी तुम इसकी तरफ सर उठाकर भी नहीं देख पाओगे, शर्म की वजह से। अंजू, आज तूने यह साबित कर दिया है कि तू एक पतिव्रता स्त्री है। ये भगवान का घर है और ये भगवान का मुजरिम है, और इसे माफ करना भगवान की मर्जी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चलिए बाबूजी, चलिए। बेटे, अजीब बेटे। माँ तुम? हाँ मैं। कहाँ खोया हुआ था तू? मैं तो कहीं नहीं खोया हुआ था माँ, बल्कि मैं तुम्हारी उस बात पर गौर कर रहा था जो तुम अक्सर कहा करती हो। जरा मैं भी तो सुनूं, क्या बात है वो? अरे माँ, हर रोज तो तुम कहती रहती हो कि आज की जनरेशन बड़ी कंफ्यूज्ड है, वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को भुला बैठी है और उस पर वेस्टर्न कल्चर का काफी असर हो गया है ना? तो क्या झूठ कहा मैंने? कितना फर्क आ गया है। एक वो लोग थे अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को मानने वाले, अपनी परंपराओं को अपनी अमानत समझने वाले, धर्म का पालन करने वाले, अपने रिश्तेदारों के दुख सुख में काम आने वाले, अपनी मान मर्यादा पे मिट जाने वाले, अपनी बात की धनी, अपनी बात पे अडिग रहने वाले। लेकिन एक ये लोग हैं, ना अपने धर्म के बारे में विश्वास रखते हैं, ना अपने कल्चर पे, ना अपनी संस्कृति पे, बस एक वेस्टर्न कल्चर में डूबे हुए हैं। माँ, मैं तुम्हारी इन तमाम बातों से 100% सहमत था, लेकिन कल तक। क्या? कल तक सहमत था और आज नहीं? आज इसलिए नहीं माँ, क्योंकि कल मैंने एक लड़की को देखा। क्या? लड़की को? हाँ माँ, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुम हो। वही तेज है उसके चेहरे पे, वही अंदाज है उसके बात करने का, वही तेवर है उसके। वो ये अच्छी तरह जानती है कि औरत के अधिकार क्या होते हैं। वो ये भी जानती है कि अपने अधिकारों के लिए किस तरह लड़ा जाता है।
उसे देखकर और उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में उसके लिए एक इज्जत पैदा हो गई है। मैंने उसमें भगवती और चंडी दोनों के रूप एक साथ देखे। ऐसी कौन सी लड़की है जिसमें तूने देवी और चंडी को एक साथ देख लिया? माँ, मैं सिर्फ उसे एक बार मिला हूं और उसने मुझे इतना इम्प्रेस किया है कि मैं उसके बारे में तफसील से जानना चाहती हूँ। माँ, अभी तक तो मैं उसके बारे में ठीक तरीके से कुछ जानता भी नहीं। नाम क्या है उसका? उसका नाम है प्रगति श्रीवास्तव। बहुत सुंदर नाम है। वो भी बहुत बहुत सुंदर है माँ। अगली बार कब मिल रहा है उससे? बहुत जल्द। जब उसे मिलेगा ना तो मेरे पास जरूर लाना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, जरूर लेके आना। अच्छा माँ। प्रगति श्रीवास्तव। बाबूजी, चाय। हाँ बेटी। अंजू, अंजू, अंजू। क्या बात है? अरे यही तो बात पूछने आया हूँ कि तुम आज फैक्ट्री में क्यों नहीं आए? ओह, आज मैं आऊंगी भी नहीं। क्यों? क्या हुआ तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, आज बाबूजी आए हैं। बाबूजी? तुम्हारे बाबूजी? हाँ हाँ, तुम मिल चुके हो उनसे। अंदर आओ ना। ये तो हाँ आनंद, ये मेरे ससुर हैं। लेकिन अंजू, आज तुमने मुझे किसका मुंह दिखा दिया और तुमने इसे यहाँ क्यों ले आई हो? आनंद, आनंद ये भूखे थे 2 दिन से, मंदिर में मिले मुझे। अंजू, ये दुश्मन है तुम्हारा। अरे यही तो है वो जिसने अपने लड़के के लिए तुम्हें जेल जाने के लिए मजबूर कर दिया था, और यही है वो जिसने तुम्हें फांसी पर चलाने के लिए अदालत में झूठी गवाही दी थी। और ये तुम्हारी जान का दुश्मन है, तुम्हारी जिंदगी का दुश्मन है अंजू। और तुम यहाँ इसे उठाकर यहाँ ले आई हो। निकाल दो यहाँ से इसे, निकाल दो। नहीं नहीं आनंद। देखो अंजू, ये यहाँ नहीं रह सकता। हाँ बेटी, ये ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यहाँ रहने लायक नहीं हूँ, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। नहीं बाबूजी, नहीं, मैं आपको लेकर आई हूँ और जब तक मैं नहीं चाहूंगी कोई नहीं निकल सकता आपके यहाँ से। अंजू, तुम्हें इसे यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। नहीं आनंद, मैंने कह दिया ना, ये यही रहेंगे। इसका मतलब ये है कि तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊं? नहीं आनंद, अगर मैंने ऐसे सोचा भी तो ये मेरा बड़ा दुर्भाग्य होगा। आनंद प्लीज समझने की कोशिश करो, जिस हालात में मैं इन्हें यहाँ लेकर आई वो सिर्फ मेरा दिल जानता है। आनंद। अंजू, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं कि ये लोग दया के काबिल नहीं है। ये लोग, ये तो वो सांप है जो दूध पिलाने वालों को ही डस लेते हैं। अरे इनसे बचने के बाद ही तो तुम्हें ये जिंदगी मिली है, फिर तुम इसे यहाँ पर लाकर अपनी जिंदगी में जहर क्यों घोल रही हो? ये तुम्हारे लिए काल है अंजू, काल है ये। इसे यहाँ मत रखो अंजू, मेरी बात मान लो। आनंद, आनंद, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। अगर मैंने इन्हें यहाँ से निकाल दिया ना तो ये मर जाएंगे, और ये अगर यहाँ रहा ना तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा अंजू। चाहे कुछ भी हो, यही रहेंगे। अच्छा ठीक है, अगर ये यहाँ रहा ना तो फिर दोबारा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा। चलता हूं मैं। बेटी, बेटी, ये क्या किया तूने? मैं नहीं जानता उसका तेरा क्या रिश्ता है बेटी, लेकिन जिस अधिकार से वो तुझसे बात कर रहा था उससे तो ऐसा लगता है कि तुझे उसकी जरूरत है। हाँ, मुझे उसकी जरूरत है और जिंदगी भर रहेगी। बेटी, यहाँ रहने की तुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, और मैं हूं, मैंने तेरे साथ क्या सुलूक किया सारी दुनिया जानती है। मैं किसी की नजरों में माफी के काबिल नहीं हूं बेटी, माफी के काबिल नहीं हूं। नहीं बाबूजी, मेरी नजर में आप माफी के काबिल हैं। आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे आप।
कपड़ों में मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस्म की नुमाइश ना हो, सिर्फ डिजाइन्स की नुमाइश हो। प्रगति, आजकल डिजाइन और फैशन के नाम पर जिस्मों की नुमाइश होने लगी। देखने वाले लिबासों को कम और जिस्मों को ज्यादा देखना चाहते हैं। लोग मॉडल्स की चाल पर, उनके अंदाज पर, उनके लिबास की दाद नहीं देते, बल्कि खुद मॉडल्स को दाद देते हैं। ये रह गया। करण, इन कपड़ों में मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस्म की नुमाइश ना हो, सिर्फ डिजाइन्स की नुमाइश हो। प्रगति, आजकल डिजाइन और फैशन के नाम पर जिस्मों की नुमाइश होने लगी। देखने वाले लिबासों को कम और जिस्मों को ज्यादा देखना चाहते हैं। लोग मॉडल्स की चाल पर, उनके अंदाज पर, उनके लिबास की दाद नहीं देते, बल्कि खुद मॉडल्स को दाद देते हैं। थैंक यू गर्ल्स, आप जा सकती हैं। थैंक यू। आओ करण, बैठो। करण, इसी सिस्टम को मैं बदलना चाहती हूँ कि ये कपड़े जिस्म की नुमाइश न करें, डिजाइन्स की नुमाइश करें। लेकिन ये जो इतने सारे डिजाइन्स तुमने बनाए हैं, इन सब डिजाइनों ने तो मॉडल्स के जिस्मों को अच्छी तरह से ढक दिया है। और देखने वाले तो कपड़ा कम से कम देखना चाहते हैं, जिसमें से जिस्म ज्यादा से ज्यादा नजर आए। हाँ करण, ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारी संस्कृति कपड़ों को ज्यादा अहमियत देती है। वेस्टर्न कल्चर में जितने कम कपड़े हैं, उसे उतना ही फैशनेबल माना जाता है। लेकिन हमारी तहजीब में जिस्म जितना ढका हो, उतना ही खूबसूरत है। और इसी नजरिए को हमें पॉपुलर बनाना है। और ये कंपटीशन, ये जो कॉन्टेस्ट है, बाकी कॉन्टेस्ट से बिल्कुल अलग है। ये मॉडल ऑफ द ईयर नहीं है, डिजाइनर ऑफ द ईयर है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये कॉन्टेस्ट मैं जीत जाऊंगी। कोई विनोद, कमाल के डिजाइन से। भाई, बदन पे कपड़ा तो जरूर है, लेकिन एक एक अंग झलक रहा है, एक एक अंग झलक रहा है। वाह, क्या बाल है, क्या बाल है। ऐसा लगता है कि जैसे सावन की घनघोर घटा। ओह, क्या आंखें हैं, जैसे छलकते हुए पैमाने। अरे ठाकुर साहब, मैं तो बिन पिए ही मस्त हो रहा हूँ। क्या भवे है, क्या भवे है ठाकुर साहब, जैसे किसी ने सीने पे खंजर घोंप दिया हो। कोई विनोद, कमाल के डिजाइन से। भाई, बदन पे कपड़ा तो जरूर है, लेकिन एक एक अंग झलक रहा है, एक एक अंग छलक रहा है। वाह, क्या बाल है, क्या बाल है। ऐसा लगता है कि जैसे सावन की घनघोर घटा। क्या आंखें हैं, जैसे छलकते हुए पैमाने। अरे ठाकुर साहब, मैं तो बिन पिए ही मस्त हो रहा हूँ। क्या भवे है, क्या भवे है ठाकुर साहब, जैसे किसी ने सीने पे खंजर घोंप दिया हो। क्या गाल है, क्या गाल है, जैसे कश्मीर की लाल लाल रात। वाह, क्या होठ है, क्या होठ है, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां। अरे ठाकुर साहब, जी चाहता है
कि भंवरा बन के इन पंखुड़ियों का रस चूस लूंगा। अधिकारी साहब, अपने आप को संभालिए। अरे हुजूर, जहाँ ऐसे जलवे हों, ऐसी बिजलियां गिर रही हो, आदमी कैसे संभल सकता है? अरे विनोद भाई, कमाल की सिलेक्शन है, कमाल की सिलेक्शन है तुम्हारी। अरे क्या वो प्रगति और क्या उसकी औकात हमारे सामने ठहर सकेगी? हमारे सामने ठहर सकेगी वो मुकाबले? कभी नहीं, कभी नहीं। ठाकुर साहब, यूं समझिए कि ये अवार्ड हमारा है, बिल्कुल हमारा। अरे कॉन्टेस्ट तो बाद में होगा, मैं अभी से अनाउंस कर देता हूं। बेस्ट डिजाइन ऑफ द ईयर, ठाकुर एंड ठाकुर। भूल जाइए प्रगति। हम हर हालत में प्रगति को नीचा दिखाना चाहते हैं। अरे ठाकुर साहब, ऐसा ही होगा। जब कमेटी का चेयरमैन मुझे बना दिया जाएगा ना, तो मेरा फैसला आखिरी फैसला होगा, और वो फैसला मैंने पहले से ही विनोद के हक में दे दिया है। भाई विनोद, तुम्हारी पसंद लाजवाब है। अरे ये मॉडल नहीं, ऐसा लगता है कि आसमान की परियां जमीन पे आ गई हो। अधिकारी साहब, अगर आप चाहें तो आप इन परियों के साथ आसमान की सैर भी जा सकते हैं। अरे वाह, बस यही एक अरमान दिल में रह गया था, और वो आज आपकी बदौलत वो भी पूरा किए देता हूं। आओ मेरी परियों, आओ आओ, तुम्हें जन्नत की सैर करवाता हूं। ओके गर्ल्स, आज की रिहर्सल हम शुरू करते हैं। नहीं, इस तरीके से नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपके जो भी स्टेप्स हों, जो भी कोरियोग्राफी हो, वो एकदम हिंदुस्तानी स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में हो। ठीक है प्रगति जी। ओके, शुड वी ट्राई अगेन? ओके। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन 2-3 चीजें याद रखना। तुम्हारे किसी भी अंदाज में बेशर्मी नहीं झलकनी चाहिए। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि जब भी कोई लिबास किसी औरत के जिस्म पर आता है, तो वो औरत की छवि को बदल देता है, उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। क्योंकि इस लिबास में औरत की शर्म, उसकी हया, उसकी लाज छुपी रहती है। देखने वाले उसके ब्यूटी, उसकी सुंदरता को एडमायर जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में एक पवित्र भावना होनी चाहिए। अगर इन लिबासों से जिस्म झांकने लगे, तो फिर ये डिजाइन का पूरा रिस्पेक्ट ही खत्म हो जाएगा। और एक और बात, चलते वक्त याद रखना कि आंखें नीचे होनी चाहिए और पैर सीधे।
लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि शर्मो हया की कोई मूरत चलकर आ रही हो। एनीवे, आज के रिहर्सल के लिए इतना काफी है। कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू गर्ल्स, बाय बाय। आनंद, आओ ना। क्या बात है, मुझसे कोई काम था? हाँ प्रगति, काम तो है पर कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। फिर कभी क्यों आओगे? अभी बताओ ना क्या काम है। प्रगति, ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का, तुम बिजी हो ना। ठीक है, अब मैं बिजी नहीं हूँ। बस अब बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है? देखो प्रगति, मैं अभी अभी अंजू के घर से आ रहा हूँ, तुम जरा उसे समझा दो बस। मैं क्या समझाऊं? शायद तुम्हें पता नहीं है कि उसने अपने घर पे किसी ले आई है। हाँ मुझे पता है। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? उसका ससुर। प्रगति, ऐसा करने से तुमने उसे रोका क्यों नहीं? जानती है वो क्या कर रही है? ऐसे मनुष्य लोगों का घर में आने की वजह से अच्छे भले जिंदगी में रोग लग जाएगा, जीना दुभर हो जाएगा सबका, और फिर जिंदगी भर रोती बैठेगी वो। प्रगति, एक बार तो तुमने उसे बचा लिया था, लेकिन अब के बार उसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो तो पागल हो गई है, पागल। इसी पागलपन की वजह से वो अपनी जिंदगी बर्बाद करके बैठेगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ? प्रगति, अंजू को मौत के मुंह से बाहर तुमने लाया है, और अब वो कमीना मौत बनकर उस घर में आ गया है। तुम्हें पता है ना कि वो कितना घटिया आदमी है? हाँ मैं जानती हूँ वो कितना बुरा, कितना घटिया आदमी, लेकिन वो हालात का शिकार है। वो मंदिर में भीख मांग रहा था, कौड़ी कौड़ी का मोहताज है वो। एनीवे, फिक्र की कोई बात नहीं है, तुम खामखा नाराज हो रहे हो। नहीं प्रगति, वो कमीना आदमी अंजू के अतीत से जुड़ा हुआ है। मैं नाराज नहीं हूं, मैं तो परेशान हूं कि उसकी वजह से कहीं वो नुकसान न उठा ले। अंजू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शायद तुम भूल रहे हो कि अंजू वो मासूम और भोली भाली लड़की नहीं रही जिसे समाज की जालिम आंखें डराती थी। वो ना तो किसी की मजलूम पत्नी है जो अपने सुहाग के लिए जान देने के लिए तैयार है, और ना ही किसी की बहू कि ससुर उसके साथ मनमानी करके उस पर अत्याचार करे। वो तो जिंदगी के सारे इम्तिहानों से गुजर चुकी है। उसके बेवफा और जालिम पति से उसकी बेवफाई का बदला भी ले चुकी है। सुख के साथ साथ उसने फांसी के फंदे को झूलते हुए भी देखा है। आनंद, अंजू एक औरत है। अगर उसे अपने ससुर पर दया है तो वो उसकी कमजोरी नहीं, औरत का चरित्र है। अंजू एक मजबूत औरत है। अगर कोई उसकी दया को कमजोरी समझ के उसे धोखा दे या उसके गुस्से को ललकारे तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी और उसे एक ऐसी सजा देगी जो वो जिंदगी भर याद रखेगा। तब तो ठीक है प्रगति, मैं तो थोड़ी देर के लिए जज्बात में बह गया था, और मैं ये भी भूल गया था कि आज अंजू अकेली नहीं है, प्रगति भी उसके साथ है। अब वो जो भी कुछ करोगी ना, वो बिल्कुल प्रगति की तरह करेगी। अच्छा, अब मैं चलता हूं। क्या सोच रहे हो अंजू? सोच विचार तो वो करते हैं आनंद
जिनका जीवन पर कोई अधिकार होता है। मेरी जिंदगी तो एक कटी हुई पतंग है जिसकी डोर भाग्य के हाथों में है। संबंधों की डोर से तो बिल्कुल अलग हो गई है। अब किसको अपना समझूं, किसको पराया, ये सोचने का अधिकार भी नहीं है मुझे। क्या है अंजू कि मैंने तुमसे बुरा भला कहा और नाराज होकर चला गया था ना, बस इसीलिए तुम्हारे मन में ये विचार आ रहे हैं। देखो ना, मेरी जिंदगी में कोई ठहराव नहीं है अंजू। मैं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता हूं, लेकिन मेरा वो गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है। अंजू, मैंने जिंदगी में कभी रिश्ते नातों की परवाह नहीं की, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैंने अपनी सोच और समझ को बदलने की पूरी कोशिश की है। तुम इस तरह से मत सोचो अंजू, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। हाँ अंजू, मुझे तो चाहिए था कि जो भी कुछ तुमने किया उसमें तुम्हारा साथ दो, लेकिन मैं तुमसे झगड़ा करके चला गया। नहीं आनंद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। भगवान ने औरत की तकदीर ही कुछ ऐसे बनाई है कि वो जिसे भी अपना समझकर अपने सारे अधिकार सौंप देना चाहती है, वही उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता। देखो अंजू, मैं जरा मोटे अकल वाला आदमी हूं, कोई भी बात मेरी अकल में जल्दी से नहीं आती। अब देखो ना, यही बात मेरे कितनी देर से समझ में आई कि जो भी कुछ तुमने कहा उसमें मैंने तुम्हारा साथ देना चाहिए था, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी अकल से कोई भी काम नहीं करूंगा। सोचने और समझने की सारी जिम्मेदारी मैंने तुम पर सौंप दी है। अंजू, अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो मेरा भी तुम्हारी सिवा इस दुनिया में कौन है? अब मैं समझ गया अंजू कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहियों जैसे होते हैं। गाड़ी एक पहिए से नहीं, दो पहियों से चलती है अंजू। अब तुम सारी बातें भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। आनंद, इतनी उदासी से मत देखो मेरी तरफ अंजू, थोड़ा मुस्कुरा के देखो और थोड़ी सी मुस्कुराहट मुझे भी दे दो। क्या है कि मेरे होठों को तो मुस्कुराने की आदत ही नहीं है ना। अगर तुम थोड़ा मुस्कुरा के कह दोगे ना, तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया अंजू। आनंद, ये हो क्या गया? ये अचानक तुम ऐसे बदल कैसे गए? मैं अचानक नहीं बदला हूं अंजू, बहुत धीरे धीरे बदला हूं। पहले तो प्रगति ने बदला और फिर बाकी रही सही कसर जो है वो तुमने पूरी कर दी। अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया ना। आनंद, आनंद, सच तो ये है कि अब मैं तुम्हें नाराज करके अपनी जिंदगी को और दुखी नहीं कर सकती। अब तो तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अंजू, आज तो तुमने वो बात कह दी कि जो बात सुनने के लिए मेरे कान सालों से तरस रहे थे। अच्छा ये बताओ कि बाबूजी कहाँ हैं? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, मैंने उन्हें डॉक्टर के पास भेजा है। वो अकेले ही चले गए? उन्हें डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी पता है कि नहीं? आनंद, वो इतने भोले भी नहीं है, सब जानते हैं। अब तक तो वो डॉक्टर के पास पहुंच भी गए होंगे। सरकार, आपने जैसा कहा था सब कुछ मैंने उसी तरह किया। तो भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली। हाँ ठाकुर साहब, भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। भगवान बड़ा दयालु है ठाकुर साहब। उसने अंजू के मन में दया पैदा कर दी। उसने सारे गुनाह माफ कर दिए मेरे और सारी पिछली बातें भी बुला दी और अपने घर में जगा दी। वहां प्रगति भी थी, उसने कोई ऐतराज नहीं किया? नहीं ठाकुर साहब, ये औरत का मन दया का सागर होता है। मर्द औरत की आंखों में आंसू देखकर नहीं पिघलता, लेकिन औरत किसी की आंखों में भी आंसू देखती है तो अपनी आंखों में आंसू ले आती। बस यही प्रगति के साथ हुआ। मेरे आंसू देखकर पिघल गई बेचारी। मगर ठाकुर साहब, मगर क्या? मेरे रास्ते में एक बाधा है। कैसी बाधा?
उस बाधा का नाम है आनंद। वो कमीना, हमारे टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता। बिल्कुल ठीक कहा आपने ठाकुर साहब। आनंद कुत्ता है, कुत्ता, इसीलिए भौंक रहा है। वो नहीं चाहता कि मैं अंजू के साथ रहूं, इसलिए नाराज होकर भाग गया। तो फिर तुम कहां रहोगे? ठाकुर साहब, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मैं जानता हूं आनंद अब वो आनंद नहीं रहा। अंजू ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अंजू ने नहीं बदली है, प्रगति ने उसकी जिंदगी बदल दी है। ठीक है ठाकुर साहब, प्रगति ने बदल दी होगी, लेकिन फिलहाल तो वो अंजू के कब्जे में है और वो अंजू से शादी करना चाहता है। बस बस ठाकुर साहब, मैं अंजू का बाप बनकर उन दोनों की शादी करवाऊंगा और उनका भरोसा हासिल करूंगा, और उसके बाद प्रगति क्रिएशन में नौकरी के लिए अर्जी दे दूंगा। तुम्हें यकीन है प्रगति तुम्हें अपनी फैक्ट्री में नौकरी दे देगी? ठाकुर साहब, मेरे आंसुओं में अभी भी दम है। अगर वो अंजू को पिघला सकते हैं तो प्रगति को क्यों नहीं? बस एक बार मुझे प्रगति की फैक्ट्री में नौकरी लग जाने दीजिए, फिर देखिए मैं फैक्ट्री में कैसी आग लगाता हूं। ऐसी आग लगाऊंगा ठाकुर साहब कि फैक्ट्री के साथ साथ प्रगति, अंजू और आनंद चलकर राख हो जाएंगे। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुम्हारा बुढ़ापा सुधार दूंगा। कैसी बातें करते हैं ठाकुर साहब, मैं तो आपके सहारे जिंदगी गुजारना चाहता हूं। अच्छा, अब मैं चलता हूं ठाकुर साहब, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अंजू से मैं यही कहकर आया हूं। ठीक है, अपने काम की खबर मुझे देते रहना। जी। सुनो, ये लो। इसकी क्या जरूरत है? नहीं, रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है, आप कहते हैं तो। अच्छा। प्रगति, एक बात पूछो। पूछो। जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जिंदगी के बारे में? जिंदगी के बारे में